आज का टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। न्यूज़पेपर में आर्टिकल कवर किए जा रहे हैं, न्यूज़ का विषय बना हुआ है और देश में विरोध प्रदर्शन भी इसके खिलाफ हो रहे हैं। अगर मैं साउथ स्टेटों की बात करूं, जो दक्षिण भारत के स्टेट हैं, वो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अब इसके विरोध करने का कारण क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। इसलिए बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक और समझिए कि ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। अगर ये इम्पोर्टेंट है तो इसके जो है आपके एग्जाम में आने के चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। 131वें संविधान संशोधन बिल 2026 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीलिमिटेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 भी बोला जा रहा है, यानी कि संविधान में संशोधन किया जाएगा। 131वां संविधान संशोधन बिल 2026 हुआ क्या है, करंट की न्यूज क्या है। संविधान संशोधन बिल लेकर आई है कौन? सरकार एक संविधान संशोधन बिल लेकर आई है जिसे कैबिनेट ने पास कर दिया है। कैबिनेट का मतलब समझ रहे हो? लास्ट के लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि मंत्रि परिषद देश की जो है सबसे शक्तिशाली परिषद है और सारी की सारी जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं इसी में निहित होती है। ठीक है, इस बिल को संसद के विशेष सत्र यानी कि 16 और 18 अप्रैल से 2026 से ये सत्र शुरू होने जा रहा है। और जो सरकार है उसका क्या मोटो है, उसकी प्लानिंग यही है कि 16 से 18 अप्रैल के बीच में जो ये सत्र स्टार्ट हो रहा है उसमें इसे क्या किया जाए, पेश करने की उनकी तैयारी हो रही है। अब समस्या क्या है कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो इस बिल का विरोध कर क्यों रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये आ रहा है, भाई कोई चीज विरोध में है तो वहां पर वो क्या हो जाती है, इंपोर्टेंट हो जाती है। तमिलनाडु के सीएम क्या कह रहे हैं, यह इस बिल का विरोध करते हुए कहते हैं कि जो आप कर रहे हो, यानी कि गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, जो भारत सरकार है उन्हें ये सीधा सीधा बोल रहे हैं कि जो आप कर रहे हो यह सही नहीं है और देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन इसके खिलाफ हो सकते हैं और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है उसे बिगाड़ भी सकता है। ठीक है, तेलंगाना के सीएम है, उन्होंने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि इस बिल पर विचार करने की मांग वो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को एक बार इस पर फिर से चर्चा कर लेनी चाहिए इसे पास करने से पहले। कर्नाटका के सीएम की बात करते हैं, यह भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं और ममता बनर्जी भी इस बिल का विरोध करते हुए बोल रही है कि यह देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जब इतने बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसमें पंगा है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं पंगा है क्या। बिल के प्रावधान क्या है, सबसे पहले हमें यहीं से बात पता लगेगी कि बिल के प्रावधान है क्या। इस बिल में लोकसभा की 543 जो सीट हैं वो बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान किया गया है। ये तो सही है भाई, सीटें बढ़ जाएंगी तो अच्छा होगा। ठीक है, जितने भी राज्य हैं उन्हें जो है पॉपुलेशन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, बराबर का प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो यार सदन जो स्टेट है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, दूसरा देखते हैं, एक एक्ट आया था 2023 में जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। इसके आधार पर महिलाओं को लोकसभा में 33% प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रावधान भी इस बिल में किया गया है। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई एक काम करते हैं, अभी कितनी सीटें हैं, अभी 543 सीटें हैं। अब अगर हम 33% आरक्षण इन महिलाओं को देंगे तो फिर तो यार हमें तो बहुत सारे एमपी यहां से निकालने पड़ेंगे। ठीक है भाई, जब महिलाओं को आप लेकर आओगे तो एमपी तो कम करने पड़ेंगे ना। तो एक इसका सोल्यूशन यही है कि 2026 में हम सीटों को बढ़ा देते हैं और महिलाओं को 33% आरक्षण भी इन्हीं के द्वारा दिया जा सकता है, ये गवर्नमेंट का कहना है। आगे क्या बात चल रही है, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के लोग विरोध कर रहे हैं कि सीटों को बढ़ाने से लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। मुद्दा यहां से स्टार्ट होता है, इनके जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनका मुद्दा यहां से स्टार्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है, और उत्तर भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ जाएगा, सीटों को जनसंख्या के आधार पर बढ़ाया जाएगा। अब देखो मुद्दा समझो क्या है, जो दक्षिण भारत के स्टेट हैं, राज्य हैं, उन्होंने जो है लगातार, आप जानते हो कि उनका जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी अच्छा है, पढ़े लिखे लोग हैं। उन्होंने काम क्या किया है, पिछले कई सालों में उन्होंने जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने पर काम किया है अच्छा खासा, इसलिए उन्होंने अपनी जनसंख्या को स्टेट में कम कर लिया है। ठीक है, लेकिन जब मैं नॉर्थ स्टेट की बात करता हूं, चाहे मैं यूपी की बात करता हूं या बिहार की बात करता हूं, उन्होंने जनसंख्या के कंट्रोल पर उतना काम नहीं किया है। तो कुल मिलाकर जो नॉर्थ इंडिया की स्टेट की जो जनसंख्या है वो बड़ी है,
पिछले कुछ सालों में, और जो सदर्न स्टेट है उनकी जनसंख्या कम हुई है। तो इनका कहना सीधा सा ये है कि जब आप जनसंख्या के आधार पर सीटों को बढ़ा रहे हो तो जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो तो यार नॉर्थ इंडिया की सीटें ज़्यादा आएंगी। हमारी पॉपुलेशन तो कम हुई है तो हमारा प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में, पार्लियामेंट में कम होगा ना। तो आप ये हमारे साथ में कर क्या रहे हो? यानी कि काम अच्छा तो हमने किया, जो फायदा मिल रहा है वो नॉर्थ स्टेट को मिल रहा है, क्योंकि जनसंख्या कंट्रोल करना अच्छी बात है, जनसंख्या बढ़ाना तो देश के लिए भी हानिकारक है। यानी कि जिन्होंने गलत काम किया है, उन्होंने जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं किया है, तो उनके लिए तो फायदा है, उनकी सीटें बढ़ रही हैं लोकसभा में। और जिन्होंने जनसंख्या कंट्रोल पर काम किया है लगातार, उनका जो है नुकसान हो रहा है। और यही कारण है कि जो सदर्न स्टेट है वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? चलो आगे देखते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया है, जबकि उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इसलिए जब सीटें बढ़ेंगी तो इन्हें सीटें भी ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि जो सीटें बढ़ाई जाती हैं पॉपुलेशन के आधार पर इंक्रीज की जाती हैं। अब बात करते हैं कि ये जो सीटें बढ़ाई जाएंगी ये किसके आधार पर बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो परिसीमन एक्ट, डीलिमिटेशन एक्ट के माध्यम से बढ़ाया जाता है, जिसका आधार जनसंख्या होती है। ये जो सीटें बढ़ाई जाएंगी, ये ऐसे ही नहीं, एक पूरा प्रोसीजर होता है, और उस प्रोसीजर के तहत क्या होता है, एक परिसीमन कराया जाता है। तो परिसीमन का मतलब क्या होता है, डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, बाउंड्री को रीड्रॉ करना। ठीक है, यानी कि इसके द्वारा जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीट के क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है। मतलब समझिए, मान लो कि आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉपुलेशन है, इसके अंदर क्या है, कुछ पॉपुलेशन है, कुछ जनसंख्या रहती है। लेकिन पिछले कई सालों से परिसीमन तो हुआ नहीं है भाई, डिलिमिटेशन तो हुआ नहीं है, तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो बढ़ी है। जैसे ही वो जनसंख्या बढ़ी है तो हो सकता है इसका इतना हिस्सा जो है वो काट कर और किसी दूसरे स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका इतना हिस्सा काट कर, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, तो नई लोकसभा सीट यहां पर क्या की जाएगी, क्रिएट की जाएगी। तो जो दो लोकसभा सीट थी, एक ये वाली और एक ये वाली, अब जनसंख्या बढ़ने की वजह से एक तीसरी लोकसभा सीट भी यहां से क्रिएट कर दी जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, तीसरी लोकसभा सीट, इसका कुछ और नाम दे देंगे। तो ये कब हुआ, ये जनसंख्या के बढ़ने पर क्रिएट हुई। तो परिसीमन आयोग जो होता है, जो परिसीमन होता है, वो यही कहता है कि जनसंख्या के आधार पर किसी बाउंड्री को कम किया जाता है और किसी बाउंड्री को बढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है, जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। इतनी बात समझ में आई? अब बात करते हैं कि अभी तक परिसीमन कितनी बार हो चुका है। ठीक है, अभी तक 4 बार परिसीमन हो चुका है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन जो परिसीमन है, जो डीलिमिटेशन है, वो अभी तक कब कब हुआ है। तो पहला डीलिमिटेशन कब हुआ था, परिसीमन एक्ट 1952, एक एक्ट लाया गया था। जब भी परिसीमन होता है तो एक एक्ट लाया जाता है, और ये कब लाया गया था, 1952 में पहली बार परिसीमन या डीलिमिटेशन किया गया था। दूसरा डीलिमिटेशन कब किया गया था, परिसीमन अधिनियम 1963। ठीक है, परिसीमन अधिनियम 1973, और लास्ट का जो परिसीमन था या फिर डीलिमिटेशन था वो किया गया था 2002 में। ये 2001 की जनगणना के आधार पर। इतनी बात समझ में आई? 4 हो गए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि आर्टिकल 82 क्या कहता है। आर्टिकल 82 ये कहता है कि यार हर जनगणना के बाद में आप लोगों को परिसीमन करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब मैं 52 में देखूंगा पहली बार, तो जो जनगणना होगी वो कब होगी, 62 में होगी। तो जनगणना 62 में होगी तो 63 में क्या होना चाहिए था, परिसीमन। हो गया, बिल्कुल सही किया भाई। लेकिन अब बात करते हैं 63 के बाद में जो जनगणना होगी वो कब होगी, 10 साल बाद होगी, यानी कि 73 में होगी। 73 में होगी तो 73 में भी क्या कर दिया गया, परिसीमन कर दिया गया। ठीक है, यानी कि सीटों का जो है, सीटों को बढ़ा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी में चेंज कर दिए गए, बॉर्डर में चेंज कर दिए गए। ठीक है, क्षेत्रों में चेंज कर दिए गए। अब 73 के बाद में कब होगी जनसंख्या सेंसस, कब होगा 73 के बाद में, 83 में होगा, 83 में होगा। ठीक है, अब यहां पर जो मिल रहा है हमें सेंसस, वो कब मिल रहा है, 2001 में मिल रहा है। यानी कि 83 से बिल्कुल हमने क्या है, छलांग लगा दी 2001 में। अब बात करते हैं कि जब आर्टिकल 82 ये कह रहा है कि 10 साल में सेंसस जब होता है, जनगणना होती है, तो उसके बाद में आप परिसीमन भी कर लो। तो 3 परिसीमन तो हमने ऐसे कर लिए 10-10 साल के गैप पर, लेकिन हमने चौथा क्यों नहीं करा जब आर्टिकल बोल रहा है। तो अब समझिए इसे, 24वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है, ये 44वां है, इसे 44वां कर लो। ठीक है,
44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे 2001 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था। यानी कि अब आर्टिकल की बात आप नहीं मान रहे हो, तो जब आप आर्टिकल की बात नहीं मानोगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं मानोगे, तो आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। जब भी आप इसका जो असर है या इसका इफेक्ट है उसे आप खत्म कर सकते हो, क्योंकि 82 आर्टिकल कह रहा है अब 10 साल में करो भाई, जनसंख्या के बाद में। लेकिन आपने क्या कर दिया, नहीं कर रहे हो, तो नहीं करने का रीजन यहां बताना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो आप लोगों को याद कर लेना है कि 1973 के बाद में 2001 तक परिसीमन या डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया था। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर आता है 84वां संविधान संशोधन 2001। क्यों? क्योंकि भाई अब 2026 चल रहा है, 2026 चल रहा है। हमने तो 2001 तक के लिए ही तो, 1 तक के लिए ही तो फ्रीज किया था, लेकिन 2026 आ गया। क्या उसके बाद में परिसीमन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? फिर हमने कैसे फ्रीज किया इसे? तो बात करते हैं हम 84वें संविधान संशोधन 2001 की। इसमें क्या किया गया कि इस परिसीमन को 25 वर्षों के लिए, यानी कि 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। फिर फ्रीज कर दिया गया, फिर भी परिसीमन नहीं कराया। ठीक है, तो कितना समय हो गया? 2026 तक के लिए। अब हम किस में काम कर रहे हैं? 2026 में ही तो हम जी रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो 2026 आ गया। यानी 1976 से और 2001 के बाद जनगणना तो हुई, लेकिन परिसीमन नहीं हुआ, जो अब 2026 में होना है। परिसीमन मतलब डिलिमिटेशन, सीटों का बढ़ना, बाउंड्री का चेंज होना, लोकसभा सीटों के जो क्षेत्र है उनमें परिवर्तन होना। अब बात करते हैं यार डिलिमिटेशन की। आप बहुत देर से बात किए जा रहे हो, अब ये करता कौन है भाई? डिलिमिटेशन करेगा कौन? तो कौन करता है? भारत का परिसीमन आयोग। ठीक है, आप जानते हो एक काउंसिल होती है और एक आयोग होता है या कमीशन होता है। ठीक है, दोनों चीजें होती है। यह एक स्वतंत्र निकाय है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि यह कैसा निकाय है, तो आप लोगों को याद रखना है कि यह एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, सीएम के द्वारा की जाती है। नहीं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो सदस्य 3 होते हैं। सदस्य कितने होते हैं? सदस्य परिसीमन आयोग में 3 होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे एक। तो पहला कौन सदस्य होगा? जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त या जो रिटायर जज हैं उन्हें रखा जाता है इसमें। नंबर 1, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। ठीक है, अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार है, ज्ञानेश कुमार है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त इसमें होंगे। दो हो गए। अब तीसरा कौन होगा? संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त, जो हर राज्य में बदलेंगे। जब आप यूपी में करोगे तो यूपी के चुनाव आयुक्त रखे जाएंगे, जो स्टेट के चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, जब आप तमिलनाडु में करोगे तो ये 2 पर्सन तो सेम रहेंगे, पहला। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है वो भी इसके वो रहेंगे, सदस्य रहेंगे। जो ज्ञानेश कुमार है ये भी सदस्य रहेंगे। लेकिन जो तीसरा मेंबर है ये राज्य टू राज्य वेरी करेगा, हर राज्य में ये चेंज होगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये जो परिसीमन आयोग है इसकी नियुक्ति अब से पहले 1952 में हो चुकी है, 1900 कितने हो चुकी है? 63 में हो चुकी है, और 1973 में हो चुकी है। और अब कब होगी? अब 2026 में इसकी नियुक्ति करने की बात चल रही है। ठीक है, चलो। बिल पास होने के बाद लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हो जाएंगी? 850 हो जाएंगी। इसी के लिए नया संसद भवन भी बनाया गया है। पता है ना भाई, पुराना संसद भवन में इतनी कैपेसिटी थी नहीं। ठीक है, सीटों का इतना अरेंजमेंट था नहीं। तो अब नया प्रोजेक्ट जो है विस्टा के नाम से, जो है विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से नया संसद भवन बना दिया गया है। वो क्यों बनाया गया था? वो यही सोचते हुए बनाया गया था कि 2026 आने वाला है और हमें डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, परिसीमन करना पड़ेगा, हमारी सीटें बढ़ जाएंगी, इसलिए वहां पर व्यक्तियों को बैठने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। समझ में आ गई? हमारे स्टेट जितने भी होंगे उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी? 815। 850 में से 815 स्टेट को जो लोकसभा सीटें हैं वो मिल जाएंगी। जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, उन्हें 35 सीटें मिल जाएंगी। महिलाओं को लोकसभा में 33% जो परसेंट है वो प्रतिनिधित्व मिल जाएगा इसके द्वारा। ठीक है, अब जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनके नुकसान की बात करते हैं। ये बेचारे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये क्यों रो रहे हैं? इनकी भी यार
सही चीजें हैं, गलत नहीं है। जो यार एक अच्छा काम कर रहा है आप उसे इग्नोर करके किसी दूसरे व्यक्ति को फायदा पहुंचा रहे हो, तो आप क्या करेगा वो, क्या क्या मोटिवेशन उसके पास में रह जाएगा? क्या वो जनसंख्या को कंट्रोल करेगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा? नहीं करेगा। भाई अच्छे काम वो क्यों करेगा जब उसे कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है? एक चीज के लिए और रोते हैं, उसका कारण क्या है? जब वित्त आयोग का गठन होता है, जब वित्त आयोग का गठन होता है, तो उसका काम होता है कि जो केंद्र का पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, वो केंद्र और राज्यों के बीच में उसका बंटवारे से रिलेटेड ये होता है 280 आर्टिकल के तहत। तो जो सदर्न स्टेट है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला वाले स्टेट है, वो ये बोल रहे हैं कि यार पॉपुलेशन तो हम कम कर रहे हैं और पॉपुलेशन हम टैक्स भी पूरा का पूरा दे रहे हैं, लेकिन जब टैक्स का पैसा बांटा जा रहा है तो वो किसे मिल जा रहा है? यूपी को मिल जा रहा है, बिहार को मिल जा रहा है, इन वाले जो स्टेट है उन्हें ज्यादा मिल जा रहा है। तो यार हम पॉपुलेशन कम करने के हम मतलब बेवकूफ हैं जो हम पॉपुलेशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं? और आप ज्यादा समझदार हो, सारा पैसा भी उन्हें दे रहे हो और सीटें भी लोकसभा में उसे उन्हें दे रहे हो, ज्यादा प्रतिनिधित्व भी उनका ही बढ़ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इनका नुकसान जो है वो हुआ है, और ये इनकी जो मांग है, विरोध है, वो जायज है, वो गलत नहीं है। लोकसभा में प्रतिनिधित्व, अब इसका नुकसान क्या होगा? इनका जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व है 24% से 20.7% हो जाएगा सीटों का, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? जनसंख्या को कंट्रोल किया है। ठीक है, हमने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है, जिसका हमें फायदा होना चाहिए था, हमें क्या हो रहा है? नुकसान। ये सदर्न स्टेट बोल रहे हैं। ठीक है, किसी भी बिल को पास कराने में हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। भाई जब कोई बिल है उसे आप पास कराओगे अपने पक्ष में, तो हमारा तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो तो कम है। आप तो किसी भी बिल को पास करा के ले जाओगे, क्यों? क्योंकि आपके पास में तो पावर है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि आपका जो प्रतिनिधित्व है वो सीटें ज्यादा है आप लोगों की लोकसभा के अंदर, तो हमारा फायदा क्या हुआ यार? अब बात करते हैं उत्तर भारत के राज्यों को फायदा क्या हुआ। लोकसभा में उनका जो प्रतिनिधित्व है सीटों का, अब कितना है? 38.1% है, 38.1% है, लेकिन इनका बढ़कर कितना हो जाएगा? 43% हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या में इनकी क्या हुई है? वृद्धि हुई है लगातार। किसी भी बिल को पास कराने के लिए ज्यादा प्रतिनिधित्व अब इनके पास होगा। ठीक है, इन्हें क्या हुआ है? फायदा हुआ है। अब सरकार पर जब ये सवाल उठाए गए, विरोध किए गए, तो सरकार अपना पक्ष रख रही है। सरकार क्या कह रही है? वर्तमान सीटों के आधार पर सभी को बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। जितने भी देश के अंदर लोग रह रहे हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व, लोगों की जो आवाज है वो संसद तक गूंजनी चाहिए, उनकी आवाज संसद तक पहुंचनी चाहिए। और आवाज लेकर कौन जाता है? जो एमपी होता है। और एमपी के लिए क्या चाहिए? एक सीट चाहिए। तो जब सारी की सारी जो सीटें हैं, उतने एमपी तो लोकसभा में आ रहे हैं, लेकिन जो बची हुई जनसंख्या है उनका रिप्रेजेंटेशन तो संसद में नहीं आ रहा है ना। तो सरकार का यही कहना है यार, हर व्यक्ति को इक्वलिटी मिले, इक्वल जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिले, प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए हम सीट बढ़ा रहे हैं। तो ये हम गलत नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से बयान दे रही है। फिर और सरकार क्या कह रही है? सभी आवाज संसद तक पहुंचनी चाहिए, सभी व्यक्तियों की। तीसरी चीज क्या कह रही है? कि महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए, इसलिए भी हम ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पुरानी सीटें हैं उनमें से एमपीओ को बाहर निकाल कर तो हम सीटें नहीं दे सकते ना। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन है कि सीटों को बढ़ा दो और हम प्रतिनिधित्व दे दो। हमारे पास नई जनगणना का डाटा नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? कि हमारे पास जो नई जनगणना है 2026 में होनी थी, अब उसका डाटा तो हमारे पास है नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम नई जनगणना करा लेंगे। इतनी आसान तो हमारे पास में नहीं है। इसलिए परिसीमन 2011 की जनसंख्या जनगणना, यानी कि जो परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, वो किसके आधार पर होगा? 2011 की जनगणना के आधार पर होगा, ये याद रखना। ठीक है, नई जनगणना में समय लग जाएगा, क्योंकि 2029 में चुनाव है। गवर्नमेंट को सबसे पहला काम होता है चुनाव का, अपना चुनाव देखना है। बाकी कोई कुछ भी चीजें होती रहे, लेकिन चुनाव नहीं हाथ से जाना चाहिए। अब विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष की बात सुनते हैं। महिलाओं के आरक्षण के नाम पर यह सब किया जा रहा है ताकि 2029 के चुनाव में फायदा लिया जा सके। कैसे? जो आप जो बिहार में है किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। यूपी में है किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और इन्हीं राज्यों की जो लोकसभा सीट है वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो 2024 में जब चुनाव 2029 में सॉरी जब चुनाव होगा, तो सीधा का सीधा जो बेनिफिट है वो बीजेपी को मिलने वाला है। और यही विपक्ष भी बोल रहा है, यही सदर्न स्टेट भी बोल रहे हैं कि जहां पर बीजेपी का एक तरीके से कंट्रोल नहीं है वहां की सीटें कम हो जाएंगी, और जहां पर कंट्रोल है वहां की सीटें बढ़ जाएंगी। इसलिए 2029 में बीजेपी को फायदा हो जाएगा। और ये महिलाओं के नाम पर, महिलाओं के आरक्षण के नाम पर ये सब जो है कांड बीजेपी कर रही है, सरकार कर रही है जानबूझकर। ये विपक्ष का आरोप है। दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है, उनका भी फायदा होना चाहिए। ये भी विपक्ष कह रहा है कि यार उन्होंने जनसंख्या के कंट्रोल पर काम किया है, तो कम से कम उनका ध्यान तो आप लोगों को रखना ही चाहिए।
ठीक है। तो आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, डिलिमिटेशन क्या होता है, परिसीमन क्या होता है, जो परिसीमन आयोग है उसे कौन नियुक्त करता है और वो कैसे कैसे काम करता है, कौन कौन सदस्य होते हैं, ठीक है। जो 131वां संविधान संशोधन है उसमें प्रावधान क्या क्या किए गए हैं, सदन स्टेट क्यों विरोध कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनका फायदा क्या है और सरकार को इससे क्या फायदा है, ये विपक्ष ने आरोप लगाकर बता दिया है। तो ये रहा आप लोगों का आज का लेक्चर 131वां संविधान संशोधन 2026। ठीक है, लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे। चैनल पर अगर आप लोग नए होते हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनके जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।